हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। दोनों रामगढ़ के रहने वाले हैं। साथ ही अनेकों विद्यार्थी ने 85% अंक लाकर कोचिंग का नाम रोशन किया, जिसका नाम वर्णन करूंगा तो काफी अधिक समय लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेक्सपियर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो भी सब्जेक्ट्स 10th क्लास के पढ़ाए जा रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे और जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से उसके नोट्स बना ले रहे होंगे और उसको अच्छे से याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि 10th क्लास के एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बाकी है ना। जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो बच्चे एग्ज़ाम अभी नहीं देंगे, अगले साल देने वाले हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा ही है। ठीक है, तो पिछला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विष के दांत। ठीक है, जिसके राइटर है नलिन विलोचन शर्मा। तो देखो, इस चैप्टर का नाम तो है विष के दांत, लेकिन इस चैप्टर में कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कहीं दांत के बारे में बात किया जा रहा हो, कि ऐसा लगे कि हाँ ये विष के दांत मतलब जहरीले दांत है या फिर कोई सांप की बात की जाए। ऐसा भी कोई बात नहीं है। ये एक तरह का संकेत है जो हमें समझना होगा। ठीक है, कि ये किस ओर इशारा करता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसका इशारा किस तरफ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं नलिन विलोचन शर्मा के परिचय की तरफ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, लेखक परिचय में इनके जन्म के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को पटना बदरघाट में। ठीक है, और मृत्यु हो गई थी 12 सितंबर 1961 को। क्लियर। और इनके पिता जो थे वो थे महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा, अ फेमस राइटर। मतलब ये काफ़ी प्रसिद्ध राइटर थे, प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के। ठीक है, ये काफ़ी मतलब मैं इनके तारीफ करते नहीं थकता हूँ। ये काफ़ी महान प्रकांड संस्कृत के विद्वान थे और राइटर भी थे, है ना। और ऐसे पिता के ये बच्चे थे, कौन? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, और इनकी माँ थी रत्नावती शर्मा। आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाओं को देखते हैं। जो इनकी मेन रचनाएं जो हैं, वैसे तो इनकी काफ़ी रचनाएं हैं, अगर आप थोड़ा सा बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये दृष्टिकोण, मानदंड और विष के दांत और इत्यादि है। मतलब इत्यादि लिखा हुआ नहीं, इत्यादि है, काफ़ी सारे हैं। अब थोड़ा सा बुक खोल के देख लीजिएगा। हालांकि वो एग्ज़ाम में पूछने लायक नहीं है, जो पूछने लायक है मैंने वही यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप उसको इसी को अच्छे से याद कर लीजिए। और प्रस्तुत कहानी जो है विष के दांत, वो विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से ली गई हैं। एक कहानियों का संग्रह है जो नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। उसी में से एक कहानी हमें दे दी गई है पढ़ने के लिए, जिसका नाम है विष के दांत। और यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि यह मनोवैज्ञानिक कहानी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है ना, और भी कुछ ऑप्शन दिए होते हैं।
तो आप बताएंगे मनोवैज्ञानिक है। अब ये मनोवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमारे मनोमस्तिष्क पर एक छाप छूट जाती है ना, और हमें पता चलता है कि कैसे एक मध्यम वर्ग परिवार का व्यक्ति निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से कैसा भेदभाव करता है, कैसे उनमें ऊंच नीच की भावनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, एक दो बात और, कि ये जो नलिन विलोचन शर्मा है ये एक प्रसिद्ध आलोचक भी है। ठीक है, अब देखो आलोचक का मतलब क्या होता है कि ये आलोचनाएं लिखा करते हैं। ठीक है, अगर समाज में कुछ कुरीतियां दिखाई दी तो उनकी आलोचना करेंगे, या फिर कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है तो उनकी आलोचना लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक आलोचक थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको नलिन विलोचन शर्मा का परिचय समझ में आ गया होगा। परिचय काफ़ी ही छोटा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आवश्यक है। आप इतना ही पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं पाठ की तरफ और देखते हैं सारांश। तो कहानी शुरू होती है एक सेन दंपत्ति से, है ना, सेन परिवार से, जिसमें ये दिखाया गया है, हालांकि ये जो कहानी है इस कहानी में एक सेन दंपत्ति होता है जो कि एक मध्यम वर्ग, मतलब तो अमीरी से गरीबी से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होता है लोग, मध्यम वर्ग। और इनकी एक फैक्ट्री होती है, जो सेन दंपत्ति होते हैं उनकी एक फैक्ट्री होती है, यानी कि बिजनेसमैन होते हैं वो लोग, तो अमीर होंगे ही, तो इसलिए इनको मध्यम वर्ग कहा गया है। ठीक है, और एक है निम्न मध्यम वर्ग, यहाँ पे देख सकते हैं निम्न मध्यम वर्ग। और इसमें एक पात्र होता है गिरधारी लाल, जो कि सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता होता है। तो मध्यम वर्ग के नीचे होता है निम्न मध्यम वर्ग। तो इन दोनों में भेदभाव दिखाया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, कि कैसे एक अमीर परिवार गरीब परिवार से भेदभाव करता है, कैसे उनकी मानसिकता रहती है एक दूसरे के प्रति, है ना, वो देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है सेन साहब से। ठीक है, उनके पास एक कार है और अभी ही वो जस्ट खरीद के लाए हैं 7,500 की। ठीक है, ब्लैक कार है। खैर, हमें उस ओर नहीं ध्यान देना है। उनका एक बेटा होता है जो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, सेन दंपत्ति अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और ये जो बेटा है इस बेटे का नाम होता है काशू, जिसे सभी प्यार से खोखा बुलाते हैं। और ये बेटा जो है ये तब पैदा हुआ जब सेन दंपत्ति को इसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, यानी कि एक जीवन के मामलों में भी क्या था, अपवाद था। अपवाद समझते हैं ना, जो सभी होते हैं, लेकिन अपवाद वो होता है जो वो नहीं होता है। ठीक है, तो जो सेन दंपत्ति का जो पुत्र था काशू, ये जब सेन दंपत्ति को इसकी उम्मीद नहीं होती है तब ये पैदा होता है। इसी वजह से एक क्वेश्चन भी किया गया है कि सेन दंपत्ति किन मामलों में अपवाद था। तो पहला अपवाद होगा कि ये जीवन के मामलों में अपवाद था, क्योंकि सेन दंपत्ति के पास ये तब पैदा हुआ जब उनको कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब इस काशू के अलावा सेन दंपत्ति को 5 बेटियां भी थीं। ठीक है, जिनको तालीम और तहजीब की जीती जागती मूरत माना जाता था, क्योंकि सेन दंपत्ति उनको क्या करना है ये बताया हो या नहीं, क्या नहीं करना है ये जरूर बताया था, है ना। मतलब काफी सारी पाबंदियां थी उन पे। घर से नहीं बाहर निकलती थी, नहीं ज्यादा जोर से हंसती थी बोलती थी, घर में ज्यादा तोड़ फोड़ भी नहीं होती थी। सिर्फ शाम को वो लोग 1 घंटा घर के छत पे ही जाके खेल लिया करते थे, क्योंकि उनके लिए वो जरूरी था। इसलिए अगर वो जरूरी नहीं होता तो सेन दंपत्ति यानी सेन साहब उनको वो भी मना कर दिए होते। ठीक है, तो आप यहाँ पे तो पहली बात तो आप देख लिए यहाँ पे कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव। एक तरफ सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उनकी जो 5 बेटियां हैं जो पहले से ही पैदा हैं, उनमें काफ़ी सारी पाबंदियां हैं, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचावट ही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लड़के और लड़कियों, भले ही एक ही माँ बाप के बाल बच्चे हैं, लेकिन उनमें भेदभाव
आराम से देखा जा सकता है इस कहानी में, ये भी प्रिडिक्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहानी में होता क्या है कि ठीक है, तो वहां तक तो आपको कहानी समझ में आ गई कि सेन दंपति का एक बेटा है और 5 बेटियां हैं। बेटियों पे काफ़ी पाबंदी है, लेकिन बेटे पे काफ़ी कोई भी पाबंदी नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर वो कोई हरकत किया करता था तो ये समझा जाता था कि वो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कहानी का दूसरा पहलू। दूसरी तरफ है गिरधारी लाल, जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में क्लर्क था, यानी कि उतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। इसका भी एक बेटा था जिसका नाम था मदन। ये काफ़ी बदमाश है ना। ये बदमाशियाँ क्या करता है, और जब ये कोई शरारत क्या करता है तो गिरधारी लाल इसको काफ़ी पीटता है। वही दूसरी तरफ जो सेन साहब थे, अगर उनका बेटा कोई बदमाशी करता है तो ये कहा जाता था कि वो इंजीनियर बनेगा, इसलिए वो ऐसे हरकतें कर रहा है। तो देखें आप दोनों की मेंटालिटी। और सेन साहब हमेशा कभी थकते ही नहीं थे कि वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहे हो, हमेशा ही कहा करते थे। वहीं गिरधारी लाल अपने बेटे के बारे में कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं किया है, और वो हमेशा अपने बेटे को मारता पीटता रहता है, क्योंकि मदन हमेशा बदमाशियां क्या करता रहता है। एक दिन क्या होता है कि काशू और मदन के बीच में लट्टू खेलने के प्रसंग पर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, मतलब काशू आता है। काशू कभी अपने घर से बाहर, मतलब जो बाउंड्री होती है उसकी, उससे बाहर नहीं निकलता है। लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि मदन बाहर लट्टू खेल रहा अपने दोस्तों के साथ, तो काशू भी बच्चा ही था, उसका भी मन लालच गया। उसने कहा कि भाई मुझे भी लट्टू दो खेलने के लिए, लेकिन मदन ने मना कर दिया। मदन ने उसे लट्टू नहीं दिया, और लट्टू नहीं देने पे काशू तो बचपन से ही क्या था, शौक था। काशू को बचपन से ऐसा शौकी बना दिया गया था, क्योंकि वो घर में किसी पे भी हाथ उठा दिया करता था, नौकरों पे। तो आदतन काशू ने काशू ने मदन पर हाथ उठा दिया। अब मदन तो बदमाश था ही, उसने भी काशू को पीटा, और पीट कर उसके 2 दांत तोड़ डाले। कितने दांत? 2 दांत तोड़ डाले। दांत टूटा तो ऐसा तो नहीं है कि सेन साहब को पता नहीं चलेगा। सेन साहब को जब पता चला कि मदन से लड़ाई में काशू को मार पड़ी है, तो सेन साहब ने गिरधर को नौकरी से निकाल दिया, और जो फ्लैट उन्होंने दिया था, जो रूम दिया था, फ्लैट क्या, एक आउट हाउस था, तो गिरधर को वो रूम भी छोड़ने को कह दिया गया था कि वो रूम भी छोड़ दे। ठीक है, तो गिरधर एज यूजुअल जब शाम को घर आता है, और मदन को उस दिन तो और डर था कि आज तो उसने सेन साहब के बेटे को पीटा है, तो अगर आज वो घर गया तो आज तो काफी ज्यादा मार खाएगा, है ना। इसलिए वो दिन में घर नहीं गया था, और जब वो रात को घर पहुंचा तो देखा क्या कि गिरधर उसका पहले ही से वेट कर रहा था। उस दिन गिरधर हमेशा की तरह मदन को पीटने के बजाय उसे गोद में उठा लिया और हंसने लगा, और कहा कि आज वो कर दिखाया है, आज वो कर दिखाया है जो गिरधर कई सालों से सिर्फ सोच रहा था। मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब यह है कि गिरधर सिर्फ सेन साहब के बातों को सह लेता था। जो डांटते थे सेन साहब गिरधर को, सिर्फ चुपचाप सह लेता था सर झुका के। लेकिन मदन जो था वो सहने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसको लगा कि काशू उस पे हाथ उठा दिया है, तो उसको लगा कि वो एक अमीर बाप का बेटा है, इसलिए वो थोड़ा शौकी दिखा रहा है। तो मदन कभी शौकी सहने वालों में से नहीं था, और तो बदमाश था ही। इसी वजह से उसने काशू को पीटा, और काशू को पीटने के बाद उसके दांत तोड़ डाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस कहानी में कि कैसे एक मध्यम वर्ग परिवार और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की मेंटालिटी में कितना बदलाव है। ठीक है, ये कहानी में अगर आप बुक पढ़ेंगे तो इस कहानी को 4 से 5 पेज में लिखा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे सारांश सिर्फ बताया है आपको। बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। एक बात लेखक ने यहाँ पे कहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, और
उस स्थिति में जब झोपड़ी वाले खुद उनको जीतने में मदद करते हैं, मतलब क्या है कि जब भी अमीर और गरीब में लड़ाई होती है तो हमेशा अमीर ही जीतते हैं। वो इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि झोपड़ी वाले मतलब गरीबों को लगता ही नहीं है कि वो अमीरों से जीत सकते हैं, है ना। उनको ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि वो अमीरों से जीत जाएंगे। इसी वजह से वो कुछ काम करते नहीं हैं, आवाज़ उठाते नहीं हैं, और फलता अमीर लोग हैं जो इस उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उनके खिलाफ वो जीत जाते हैं, उनके खिलाफ वो शोषण करते हैं। ठीक है, तो यही कहानी में दिखाया गया है। तो इस कहानी से हमें 2-3 बातें सीखने को मिलती है। पहला, तो आप भेदभाव ना किया करें, है ना। लड़के लड़कियों में इसी कहानी भले ही सेन साहब के वो बेटियां या बेटे थे, लेकिन फिर भी वो भेदभाव किया करते थे। दूसरी बात, अपने जो बच्चे होते हैं, अगर उनमें कोई गलतियां हैं तो उन गलतियों के अनुसार उनको सजा देनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल के वो क्या हो जाती है, वो बिगड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि एक पहला क्वेश्चन है कि काशु, एक पहला जो क्वेश्चन आपको याद रखना है वो है कि काशु यानी खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो पहला, जीवन के मामलों में अपवाद था, क्योंकि वो उस समय पैदा हुआ था जब सेन दंपति को इसकी उम्मीद नहीं थी। और दूसरा, वो घर के नियमों के मामलों में अपवाद था, क्योंकि जितने जितनी पाबंदियां उनके बच्चों पे लगाई गई थी, वो उनके बेटे पे नहीं था। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सेन दंपति अपने बेटे के शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था कर रखा था। तो देखो, सेन दंपति तो अब काशु को क्या बनाना चाहता था, इंजीनियर बनाना चाहता था वो लोग। और उसके लिए उसको किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में डालने के बजाय उन्होंने ये प्लानिंग कर रखा था कि कारखाने से 1-2 बढ़ई आए और फिर उसको औजारों से परिचित करा दे। अगर वो औजारों से परिचित रहेगा तो आगे चल के एक अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, ऐसा सेन दंपति का मानना था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। और भी क्वेश्चन है जो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको इसी सारांश में से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।